कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, पहला चैप्टर 3 अंक का मैंने पढ़ाया था सॉलिड स्टेट। फिर दूसरा वीडियो मैं बनाया था दूसरे चैप्टर का सरफेस केमिस्ट्री प्रेशर रसायन, वो 4 अंक का था। और अब मैं आज आपको भेज रहा हूँ पहला वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसंयोजी यौगिक का या संकुल यौगिक, इसको जटिल यौगिक भी कहते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये 4 अंक का है। तो आप जानें, सबसे पहले इसकी परिभाषा दें। वैसे चैप्टर बृहद है लेकिन 30% जो निकला है थोड़ा बहुत, उससे हटते हुए हम सबसे पहले चैप्टर को आगे ले चलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम से ही क्लियर है। आप देखें, जब बॉन्डिंग पढ़े थे, आयनिक बॉन्डिंग या उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, दूसरा कोवैलेंट बॉन्डिंग। मुख्य बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवैलेंट बॉन्डिंग के प्रकार होता है जो कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के एक प्रकार होता है, आपने देखा होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी उप संयोजक बंध जो बनता है। तो वही जो यौगिक होते हैं उसी कैटेगरी के यौगिक है यहाँ पर, जिसमें कि एक तरह से उप संयोजक बॉन्डिंग के बारे में बाद में, पहले परिभाषा देखते हैं। देखिए, एक ऐसा यौगिक जिसको कि जल में जब घोलें एक विशिष्ट आयन उत्पन्न करता है और वह विशिष्ट आयन अपने जो अवयवी आयन होते हैं जिससे बना होता है उससे अलग गुण प्रदर्शित करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऐसे यौगिक को जो घोलने पर किसमें वियोजित होता है, विशिष्ट आयन वियोजित होता है। वह विशिष्ट आयन अपने अवयवी आयनों से, जिन आयनों से बना होता है उसको अवयवी आयन कहेंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिंग आयन्स कहेंगे, और उन आयनों से अलग गुण प्रदर्शित करता है। आप देखें, परिभाषा है, वह यौगिक जो जल में वियोजित होकर एक विशिष्ट आयन उत्पन्न करता है। और यह आयन कैसा होगा, विशिष्ट आयन, यह आयन अपने अवयवी यानी जिससे बना है आयनों से अलग रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। व्यवहार यानी गुण। उपसंयोजी यौगिक कहलाता है ऐसा यौगिक। अब देखें, अर्थात ये यौगिक जो होते हैं जटिल यौगिक, वो जो है ठोस अवस्था में साथ साथ में विलयन की अवस्था में अपनी, है ना, में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अस्तित्व माने पहचान बनाए रखते हैं। आप बहुत फेमस एग्जांपल है K4Fe6 है, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। देखिए, यह ठोस अवस्था में इसमें जो विशिष्ट आयन है Fe6 जो बड़े ब्रैकेट से घेरा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट से, हमेशा इसकी पहचान है ऐसा यौगिक जिसके सूत्र में बड़ा ब्रैकेट हो, बड़े ब्रैकेट से एक भाग हो। ये साधारण आयन है। अब जब देखें जल में घोल दिए, AQ माने जलीय विलयन, जल में घोलने पर एक साधारण आयन देगा, दूसरा विशिष्ट आयन देगा। इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी कहते हैं, आयन, है ना, कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखें, इसी की बात हम कर रहे हैं। वह यौगिक जो कि जल में घोलने पर एक विशिष्ट आयन देता है जिसका अपना अलग गुण होगा, और वह गुण जो होगा इसके अवयवी आयनों से। अवयवी आयन कौन है, फेरस है, साइनाइड है। अब देखें, अगर इसकी बैलेंसी निकालें, इस पर आवेश, तो एक साइनाइड पर 1 होता है, 6 साइनाइड है, -6 हो गया, 1 - 1 साइनाइड पर, और 6 पर 6 माइनस, और यहाँ पर इस पूरे पर -4 है, यानी कि इसका 2 माइनस कैंसिल हुआ, इसके 2 प्लस है। इसका हो गया ऑक्सीकरण संख्या जैसे निकालते हैं उसी तरह से है। तो Fe पर आवेश -2 है। तो अब हम कहेंगे ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि जल में घोलने पर एक साधारण आयन देगा, एक विशिष्ट आयन देगा। ऐसा विशिष्ट आयन जो कि अपने अवयवी आयनों से, फेरस और साइनाइड आयनों से अलग गुण प्रदर्शित करेगा, व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और इसी को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। इस यौगिक को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक कहेंगे, है ना। आप देखें, इसको मैंने लिखा है, अर्थात जो ये है जटिल यौगिक, इसका गुण है जो जटिल आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन, इसका गुण अवयवी आयनों, फेरस और साइनाइड आयनों से अलग होगा, और इसे जटिल या संयुक्त संकुल आयन कहते हैं। तो आप जानिए कि
एक और होता है द्विक लवण डबल साल्ट। आप देखेंगे जैसे फिटकरी है K2SO4Al2SO4 थ्राइस डाट 24H2O। ठोस अवस्था में उनकी पहचान बनी रहती है, लेकिन जब घोल देंगे तो उसमें जितने साधारण आयन हैं वह सब K2SO4 K+ में सल्फेट में टूट जाएगा, Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन में टूटेगा और H2O अलग हो जाएगा, यानी कि उसके सभी आयन अलग हो जाएंगे। यानी कि द्विक लवण जो होता है बहुत बड़ा उसका सूत्र होता है उसके अणु का, लेकिन वह जो है साधारण आयनों में टूट जाता है। वह ठोस अवस्था में उसकी पहचान अलग होती है, लेकिन विलयन की अवस्था में अपनी पहचान खो देता है, यानी कि पहचान एक तरह से ऊपर अस्तित्व खो देता है, साधारण आयनों में टूट जाता है। वहीं पर अभी हम इसके ठीक बाद हम आपको बताएंगे जटिल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और डबल साल्ट, ये पहचान नहीं खोता अपने आयन को, विशिष्ट आयन को। इसी विशिष्ट आयन के कारण जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं और जिसका गुण जो है अवयवी आयनों से अलग होता है, इसी कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से इसको कॉम्प्लेक्स या विशिष्ट यौगिक कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यही गुण उसमें नहीं होता है डबल साल्ट में, जैसे फिटकरी पोटासियम है उसमें सूत्र उसका बड़ा है, ठोस अवस्था में उसका तो अस्तित्व रहता है, लेकिन विलयन का अवस्था में वो सभी जितने आयन हैं सब में विभक्त हो जाता है, वियोजित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वही बात नहीं है, इसका अंतर भी देखते हैं इसके ठीक बाद। परिभाषा आप जान ले फिर एक बार, चैप्टर शुरुआत है। एक ऐसा यौगिक जो कि अपने शब्दों में आप छोटे छोटे वाक्यों में 2-3 वाक्यों में परिभाषा लिखें। ये एक उदाहरण याद रखें, एक ऐसा यौगिक, उदाहरण पहले लिख दें तब परिभाषा लिखें। एक ऐसा यौगिक जो कि जल में घोलने पर एक्यू माने एक्वस जलीय विलयन, जल में घोलने पर एक विशिष्ट आयन उत्पन्न करता है, चाहे वियोजित होकर एक विशिष्ट आयन देता है ना, और जिसका गुण जो है अपने अवयवी आयनों से यानी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से अलग होता है। ऐसे आयन को कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे और ऐसे यौगिक को कॉम्प्लेक्स यौगिक कहेंगे, यानी जटिल यौगिक कहेंगे। ये सब दिया है। और इसके ठीक बाद आपको हम बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में अंतर क्या। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अंतर जो है आप देखें, आप जान चुके हैं ठोस अवस्था में स्थायी होता है डबल साल्ट है ना, लेकिन विलयन में अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात देखिए जो पोटासियम है, फिटकरी है, पोटासियम। देखिए इसमें जो फिटकरी है इसका सूत्र है K2SO4 डाट लूज कॉम्बिनेशन, डाट माने लूज का, Al2SO4 थ्राइस 24H2O। जब इसको एक्यू माने जल में घोलेंगे तो साधारण आयन में टूट जाएंगे। यहाँ पर वह बात ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में स्थायी होता है, यानी कि अपना अस्तित्व बनाए रखता है, अस्तित्व नहीं बना पाता है, इसकी पहचान मिट जाती है, हट जाती है। यहाँ देखिए यह ठोस अवस्था में लें चाहे विलयन की अवस्था में लें, Fe6 फेरीसाइनाइड आयन, ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड है ना यौगिक, K3 पोटेशियम फेरीसाइनाइड, K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरो बोलेंगे जबकि ज़्यादा होगा 4, और फेरी धीरे से बोलेंगे जबकि 3 होगा। यहाँ देखें, यहाँ पर दूसरा गुण है विलयन में साधारण आयन देगा, ये साधारण आयन देगा अथवा विलयन के गुण साधारण आयनों गुणों पर निर्भर करेगा। जो साधारण आयनों गुण होगा वही विलयन गुण होगा। यहाँ पर विलयन में विशिष्ट आयन उत्पन्न होंगे और जिसका गुण अवयवी आयनों से अलग होगा। यहाँ अवयवी आयन कौन है? अवयवी आयन है, देखिए यहाँ पर 1 CN पर -1, 6 CN पर -6, तो -3 यहाँ शेष है, बचा है, यानी कि इसका जो -3 से +3 से कैंसिल हुआ। Fe3 ऑक्सीकरण संख्या जैसे निकालते हैं उस तरह हम निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे देखें, इसके -6 में 3 कैंसिल हुआ होगा -3 से, तभी -3 बचा पूरे पर, इसलिए यह फेरिक आयन है और साइनाइड आयन है, अवयवी आयन है। यानी कि पोटेशियम फेरीसाइनाइड जो है आयन, ये विशिष्ट आयन है, इसका गुण अवयवी आयनों से है ना अलग है।
और आप देखिए इसमें द्विक लवण में धातुओं की संयोजकता सामान्य होती है, यानी कि जैसे आपको पोटेशियम का ऐसी धातुएं एक तरह से वास्तव में जिसकी अपरिवर्ती संयोजकता होती है, फिक्स संयोजकता वाली ऐसी धातुएं यहाँ भाग लेती हैं आमतौर पे। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में धातुओं की संयोजकता सामान्य से अधिक भी हो सकती है, ठीक है ना। परिवर्ती आमतौर पे मोस्टली जो है डी ब्लॉक मेटल्स जो हैं, डी ब्लॉक यानी जो बीच में एस और पी के बीच में है 10 वर्गों वाला, उनकी संयोजकता परिवर्ती होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्योंकि वहाँ डी ऑर्बिटल वैकेंट होती हैं, है ना। इसलिए उनकी संयोजकता जैसे फिर आयरन का फेरस है, फेरिक है, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव। इसी तरह से स्टैनस स्टैनिक, इस तरह से आप देखें वहाँ ज़्यादातर धातुएं उनकी परिवर्ती संयोजकता होती है। और वास्तव में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यह जो है ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही यौगिक होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जान लें। हमने बताया आपको ये संक्रमण धातुएं यानी कि डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हीं के यौगिक होते हैं। वही यौगिक, वही धातुएं, संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक वाली ही ऐसे यौगिक बनाती हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं। और दूसरा, और जैसे हमारा वर्ग 2 है, वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु है, वो आपका जो है सेकेंडरी में मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल, मैग्नीशियम का जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम, है ना। क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम का, ये बहुत रेयर होता है। डी ब्लॉक के धातुओं का तो ज़्यादातर होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन अन्य के जैसे हमारा क्षारीय मृदा धातुओं सेकेंड ग्रुप का बहुत कम है, मैग्नीशियम का है क्लोरोफिल। और कोबाल्ट, मान लीजिए आपका कोबाल्ट आयरन वही का है, क्या नाम है, डी ब्लॉक का। और आप देखें फीकोनी पढ़े होंगे चौथे आवर्त में, तो कोबाल्ट का विटामिन B12, विटामिन B12 क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स यौगिक है, कोबाल्ट का उदाहरण है। और आयरन का होमोग्लोबिन, है ना, होमोग्लोबिन, यह जो है आयरन का आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। और ये जो जटिल यौगिक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जंतुओं, पौधों और खनिजों में उपस्थित होते हैं और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें देखिए अस्तित्व के आधार पर दो कैटेगरी होती है अस्तित्व। जैसे कुछ होता है पूर्ण जटिल, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, मतलब एक बार आयनित होने के बाद जो उसका कॉम्प्लेक्स आयन बनता है वह फिर से बहुत ही कम आयनित होता है, अपना अस्तित्व पूरी तरह बनाए रखता है, उसे हम पूर्ण जटिल यौगिक कहेंगे। अपूर्ण जटिल यौगिक यानी थोड़ा कम स्थायी होता है, जब एक बार आयनित होता है जल में, जैसे है ये देख रहे हैं बड़े ब्रैकेट में लिखा है, आयनित होने के बाद यह फिर से आयनित हो जाता है, यानी कि ये कम स्थायी होता है इसकी तुलना में, उसे अपूर्ण जटिल कहेंगे। और देखें प्रकार में जटिल आयनों पर आवेश के आधार पर जटिल आयन देता है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयन देता है। आपने देखा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में अस्तित्व के आधार पर, ये हमने बताया कि ये पूर्ण जटिल होता है, एक कैटेगरी इसमें है, जिसमें जो संकर आयन बनेगा जटिल आयन वह फिर से बहुत कम आयनित होगा। और एक अपूर्ण जटिल होता है जो कि कम स्थायी होता है, यह जब इसका संकर आयन बनेगा तो फिर से आयनित हो जाता है, माने थोड़ा उसकी तुलना में ज़्यादा आयनित होता है। अब दूसरी कैटेगरी है विभाजन का आधार, जटिल आयनों पर आवेश किस प्रकार का है। उदासीन जटिल यौगिक है, जल में आयन नहीं देते हैं, जैसे आपका है निकल कार्बोनिल NiCO4, CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड है, न इस पर आवेश न इस पर आवेश, कुल मिला के यहाँ पर निकल कार्बोनिल जो है ये निकल का जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आयनित होगा ही नहीं। आयरन कार्बोनिल
FeCO5। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कैपिटल सी कैपिटल O। तो आयरन का कार्बोनिल जो है यह भी उदासीन होता है। इसी तरह से प्लेटिनम क्लोराइड है ना, और ये डायमीन प्लेटिनम क्लोराइड है, ये भी जो है आपका एक तरह से बड़ा ब्रैकेट यहाँ से, यह भी उदासीन यानी कि घोलने पर आयन नहीं देता। CO कोबाल्ट क्लोराइड और ट्राइअमीन। तो कोबाल्ट का जो है ये CO कोबाल्ट Cl3 NH3 थ्राइस, यह भी जो है उदासीन होता है, घोलने पर कोई आयन नहीं देता है। अब देखें ऋणायनी जटिल यौगिक बहुत आसान है। K4 Fe6 हो चाहे K3 Fe6 हो, यह जो है जल में घोलने पर एक ऋणावेशित संकर आयन देगा। साधारण आयन देगा ठीक है, लेकिन कम से कम एक ऋणावेशित, कैसा किस प्रकार का संकर आयन देता है, जटिल आयन देता है, उस पर आवेश क्या है, उसी आधार पर इसका विभाजन है। यानी ऋणायनी जटिल यौगिक यानी ऋणायन जटिल आयन देगा। और धनायनी यानी देखिए टेट्रामीन कॉपर है ना, सल्फेट, तो ये हो जाएगा घोलने पर एक धनायन जटिल आयन देगा। ठीक, तो इस तरह से इसको धनायनी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। उभय आयनी कुछ ऐसे होते हैं, इसका उदाहरण आपको हम बाद में बताएंगे। कुछ ऐसे जटिल यौगिक होते हैं जिसमें धनायन ऋणायन दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं।